मेरे पास इस प्रोग्राम के लिए मैंने मौजू चुना है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मर्डर। हम सब तो ये जानते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी का मर्ज था और लंग कैंसर की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन बहरहाल इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी पाकिस्तान की उस वक्त रूलिंग ओलिगार्की की। 11 सितंबर 1948 जियारत बलूचिस्तान का एक हिल स्टेशन से एक फ्लाइट आती है कराची। इस्लामी दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान मिला के गवर्नर जनरल, जिसने एक तारीखी मुल्क हिंदुस्तान का बंटवारा किया और फिर एक नया कंट्री हासिल किया। कराची एयरपोर्ट पे एक लेमोजिन खड़ी है उनकी और एक एम्बुलेंस खड़ी है। कोई सरकारी ओहदेदार उनको लेने नहीं आया था। ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। वो लेमोजिन में नहीं बैठ सकते तो उनको एम्बुलेंस में डाला जाता है। एम्बुलेंस खराब हो जाती है थोड़ी देर के चल के। एक मेन रोड पे जहां ट्रैफिक आ जा रही है, बसें गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता था कि इस एम्बुलेंस में ये पाकिस्तान बनाने वाला इंसान लेटा हुआ है। 1 घंटा कराची की गर्मी में डॉक्टरों ने इनको जियारत इसीलिए हिल स्टेशन भेजा था कि उनके लिए कराची की गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल था। कराची की गर्मी में 1 घंटा वहां एम्बुलेंस खड़ी रही, कोई उनको लेने नहीं आया। इसके बाद एक और एम्बुलेंस आती है और उनको गवर्नमेंट हाउस लेके जाती है, जहां रात 10 बजे फिर उनका इंतकाल हो जाता है। ये कैसे हुआ? वो आदमी जिसके आगे पीछे भारत की कांग्रेस पार्टी और इंग्लैंड की गवर्नमेंट फिरती रहती थी, जिसके बारे में सारे वाइसराय ऑफ इंडिया और ब्रिटिश सरकार के लोगों ने यह कहा था कि सबसे मुश्किल काम जिन्ना से बात करना है या जिन्ना से डील करना है। जिन्ना एक स्टबर्न आदमी जिसने अपनी अपनी ईगो की खातिर एक नया मुल्क हासिल किया, लेकिन उसका अंजाम इतना दर्दनाक था। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन फातिमा जिन्ना, जो कि वारिस थी उनकी लेगेसी की, जिन्ना को आखिरी जिंदगी के आखिरी तमाम सालों में फातिमा जिन्ना उनकी पॉलिटिकल एंड पर्सनल सारी लाइफ में उनके साथ होती थी और उनका ख्याल रखती थी। उनको 3 साल तक पब्लिक में आने की इजाजत नहीं थी। तीसरी एनिवर्सरी मोहम्मद अली जिन्ना की जब थी 1951 में, तो उनको रेडियो में खिताब करने की इजाजत दी गई फातिमा जिन्ना को। और फातिमा जिन्ना उस खिताब में जब ये कहने के लिए आगे बढ़ती हैं कि मेरे भाई की एम्बुलेंस खराब हो जाती है तो रेडियो कट हो जाता है और उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, वापस उनको घर भेज दिया जाता है। यह हुआ उस इंसान के साथ जिसने कुछ लोगों की जो प्लानिंग थी, जो डिजाइनिंग थी डिवीजन ऑफ इंडिया की, उसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, उसका अंजाम क्या था? ठीक है, उसको मरने के बाद देवता बना दिया और पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन उसकी मौत का कारण ही पाकिस्तान की रूलिंग ओलिगार्की थी। अब मैं आपको ले जाऊंगा जिन्ना के कुछ इनिशियल लाइफ की तरफ। जिन्ना कराची में पैदा होते हैं 1876 में। इंडिया में, जब ब्रिटिश इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट थी वो बॉम्बे पोर्ट थी, और बॉम्बे पोर्ट से ही सारा ट्रेड का दारोमदार था जो वेस्ट की तरफ जाती थी। 1869 में जब सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई तो अंग्रेज ने देखा कि अगर हम कराची, जो कि एक नेचुरल पोर्ट है, उसको डेवलप करें तो यूरोप से इंडिया का जो मुंबई एयरपोर्ट है वहां से कराची ज्यादा कम डिस्टेंस रहेगा और 200 नॉटिकल माइल कम ट्रैवलिंग होगी शिप्स की। तो इसलिए कराची को डेवलप करना शुरू कर दिया था अर्ली 80-70s में, और कई बिजनेसमैन मुंबई और दूसरे शहरों से कराची की तरफ मूव होना शुरू हुए थे। कायदे आजम के वालिद जिन्ना पूंजा, जो कि 2 पीढ़ी पीछे हिंदू थे, कन्वर्ट हुए थे इस्माइली खोजा में,
वो 1875 में कराची मूव होते हैं और 1876 में कायदे आजम पैदा होते हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई और कराची में हासिल की और इसके बाद इनके वालिद ने इनको इंटर्नशिप मिली। तो ये इंटर्नशिप पे लंदन गए, लेकिन इनके वालिद ने इनको खूब सारा पैसा दिया था ताकि वो कुछ साल वहां पे गुजार सकें। लंदन आके कायदे आजम ने वो इंटर्नशिप को डिस्पोज ऑफ किया और लिंकन इनमें लॉ पढ़ने के लिए चले गए। लंदन आके कायदे आजम देखें, मैं आपको बुनियादी तौर पे उनकी जो बेसिक पर्सनालिटी है वो बता दूं कि ही वॉज वेरी स्टबर्न, बहुत जिद्दी, एरोगेंट और ईगोइस्ट थे। ईगोइस्ट तो इतने थे कि जिंदगी में उन्होंने कभी किसी के नीचे काम करना नहीं सीखा। वो हमेशा ऊपर ही रह के काम करना चाहते थे और अपनी अना के गुलाम थे। उनके साथ डील करना अंग्रेज के लिए भी मुश्किल था और इंडिया की नेशनल कांग्रेस के लिए भी मुश्किल था। जब वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड आए तो अंग्रेज लाइफ स्टाइल से बहुत मुतासिर हुए और उसी जमाने में एक हिंदुस्तानी नौराजी भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले इंडियन एमपी के तौर पर इलेक्ट हुए। कायदे आजम ने वहीं ताड़ लिया था कि यही मेरा रास्ता है, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। इनके जो बायोग्राफर्स हैं वो लिखते हैं कि 200 से ज्यादा सूट थे उनके पास, अंग्रेजी ड्रेस, अंग्रेजी पोर्क सॉसेजेस, ब्रिटिश वाइन, इन सब के ब्रिटिश लाइफ के ये शौकीन थे। जब ये कराची से जा रहे थे लंदन तो उनकी वालदा ने उनकी शादी अपनी कजन से करा दी थी और ये लंदन में ही थे तो उनकी कजन, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था और ये वहां पे अपनी लाइफ गुजारते रहे। फिर लॉ करने के बाद ये वापस इंडिया आए, मुंबई हाई कोर्ट के ये पहले मुस्लिम बैरिस्टर थे और फिर जाहिर है एक काबिलियत थी उनमें और ये लीगल लाइन के लोगों को ज्यादा पता है कि उन्होंने कैसे कैसे केस जीते हैं और जाहिर है इतने बड़े बड़े केस जीतते थे तो वो बड़ी बड़ी पार्टियों के होते थे तो अमीरों के केस वो जीतते थे, लेकिन बहरहाल उनका मकसद था किसी न किसी तौर पॉलिटिक्स में आना। ये कांग्रेस में भी आए और कई साल कांग्रेस में रहे। ये मुस्लिम लीग जब बनाई गई थी, जब आगा खान 1906 में ब्रिटिश डेलीगेशन जो एमपीज का आया था इंडिया, उनसे मिलने के लिए मुस्लिम नुमाइंदगी के तौर पे आए तो कायदे आजम ने अखबारों को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये चैलेंज किया था कि आगा खान किस हिसाब से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बन के आए, उनको क्या इख्तियार है। तो उसी साल फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी। तो ये कांग्रेस में होते हुए मुस्लिम लीग में भी रहे, कई साल तक ये दोनों पार्टियों में रहे और फिर 1920 में जब सत्याग्रह की मूवमेंट शुरू हुई कांग्रेस की तरफ से तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और मुखालफत की थी और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ के ये मुस्लिम लीग में चले गए और मुस्लिम लीग में भी सदर होकर सारी जिंदगी सदर ही रहे। वो आदमी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का दाई था वो अचानक एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बन गया और अनसिंपैथेटिक हिंदूज के खिलाफ, दिस वाज हिज लाइंस, कि मैं मुसलमानों के राइट्स को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा हूं अनसिंपैथेटिक हिंदूज के खिलाफ। और इस लाइन पे उन्होंने ताड़ लिया था कि अब मुसलमानों की नुमाइंदगी करके ही मैं इस मुल्क में कोई ओहदा हासिल कर सकता हूं, अदरवाइज कांग्रेस में रहकर तो मुझे कभी भी वो मौका नहीं मिलेगा। तो इन्होंने फिर मुसलमान नवाबों से, सरदारों से, जागीरदारों से, बिजनेसमैनों से मीटिंग करना शुरू की। 1930 से 1934 4 साल ये लंदन में भी रहे, जहां एक और वेस्टर्न लाइफ के अल्कोहलिक और वेस्टर्न लाइफ को पसंद करने वाले अल्लामा इकबाल, हमारे पाकिस्तान में इकबाल और जिन्ना दोनों को आज मौलवी और पता नहीं क्या क्या बना दिया है, वरना आप इनकी बायोग्राफीज पढ़े तो ये वेस्टर्न लाइफ के दिलदादा थे। अल्लामा इकबाल ने इनको कन्विंस किया कि सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स, लेकिन कायदे आजम अगर सेपरेट स्टेट्स लेते तो उनका अपना रोल क्या होता, वो तो बादशाह बनने के चक्कर में थे। तो उन्होंने वो जो आइडिया बेसिक था सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स को एक कंट्री के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू किया 1940 से। और फिर मुस्लिम नवाबों और जागीरदारों को पता था कि कांग्रेस जिस हिंदुस्तान को हासिल करने की कोशिश कर रही है उसमें हमारे लिए जगह मुश्किल होगी जागीरदारी निजाम की। इसी तरह 1945 में जब एटली
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने, चर्चिल हार गए और एटली जंग अजीम के बाद बने, तो उसने आते ही ऐलान किया कि मैं जून 1948 में इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क को आजाद कर रहा हूं। तो कायदे आजम ने उससे रिक्वेस्ट की कि फिर आर्मी अभी से अलग अलग कर दो, मुस्लिम एंड हिंदू आर्मी। रीजन आप समझ गए ना, क्योंकि देखिए मैं शुरू से एक चीज पे मेंटेन्ड हूं कि पाकिस्तान वॉज डिजाइन्ड एंड क्रिएटेड बाय वेस्ट जस्ट टू कीप इंडिया ऑक्यूपाइड। अब अगर इसमें आप देखें ना तो अंग्रेज, जिना और जो जागीरदार और नवाब और सरदार जो थे ना, जिनके मकासद थे, वो एक्चुअली एक पाकिस्तान, शुरू में इनका प्लान ये था कि हिंदुस्तान को ऐसे छोड़ो कि हिंदुस्तान में 15-20 पाकिस्तान हो। भोपाल अलग एक मुस्लिम स्टेट हो, हैदराबाद अलग एक मुस्लिम स्टेट हो, जूनागढ़ हो, इस तरह इनका प्लान था। लेकिन एक एक हिंदुस्तानी को दुआ देनी चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। मैं कहता हूं उस आदमी ने वो काम किया है कि आप लोगों के तसव्वुर से ज्यादा है। उसने पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट किया। जब लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना इन चक्करों में थे कि कितना ज्यादा हिंदुस्तान में छोटी छोटी रियासतें कायम की जाए, तो वो आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे हिंदुस्तान की रियासतों का दौरा किया और बगैर कोई गोली चलाए, बगैर किसी को जबरदस्ती किए हुए, सिवाय 3 रियासतों के सबको हासिल कर लिया और सब राजी खुशी हिंदुस्तान में शामिल हो गई। यह ऐसा कारनामा था कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश वायसराय और जिन्ना हैरान रह गए, वरना ये जिन्ना ने जोधपुर, भोपाल, निजाम हैदराबाद, जूनागढ़ के नवाब, इन सब से डील कर ली हुई थी। और जिन्ना को ये पक्का यकीन था कि मैं ऊपर भी, अच्छा जिन्ना को आखिर तक ये यकीन था कि मैं पंजाब और बंगाल डिवाइड नहीं होने दूंगा, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी मुसलमानों की है। लेकिन मेजोरिटी अगर मुसलमानों की थी तो भी माइनॉरिटी भी कम नहीं थी, 40-60 का रेशो था। अंग्रेज इस तरह ये इलाके इतने, और ये दोनों इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले प्रोविंसेस थे, तो उनको पाकिस्तान के हवाले अंग्रेज नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पे कंसिडरेबल माइनॉरिटी थी। कायदे आजम की और अंग्रेज की कोशिश ये थी कि ऊपर से सिंध, पंजाब और फिर यूपी, बिहार से पूरा एक नॉर्दर्न कॉरिडोर ऐसा दिया जाए आसाम, बंगाल तक, कि पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट विंग अलग अलग ना रहे और बीच में मुख्तलिफ रियासतें, ताकि ये एक इंडिया इनके लिए पोटेंशियल डेंजर था, है, रहेगा। क्यों कि ये तारीखी तौर पे हिस्टोरिकली सबसे पुराना मुल्क है, सबसे पुराना डेवलप्ड मुल्क है। आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर आप हजारों साल पुराने जो वो मंदिर देखते हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, ऐसे पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे। ये सब चीजें वो उस जमाने में दुनिया डेवलप थी, जब दुनिया पत्थरों के और आयरन एजेस में रह रही थी। उस वक्त इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली थी, ये एक हिंदुस्तान छोड़ नहीं सकते थे। तो इनकी कोशिश ये थी कि ये मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें जो कि किसी तौर पे हिंदुस्तान ने हासिल कर ली। हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़ का किस्सा मुख्तलिफ था। एक तरफ तो जिन्ना ये कहते रहे सारी जिंदगी के मुसलमानों के लिए अलग रियासत, वो इलाके जहां मुसलमान मेजोरिटी में, फिर हैदराबाद, भोपाल और जूनागढ़, ये मेजोरिटी हिंदू रियासतें थी जिनके नवाब मुसलमान थे। तो जिन्होंने उनके नवाबों के साथ, जैसे नवाब जूनागढ़ है, उसका वजीर आजम दीवान अंग्रेज सरकार ने जुल्फकार अली भुट्टो के बाप सर शाहनवाज भुट्टो को बनाया था, जो कि पंजाब के एक गांव भट्टा कलिया में पैदा हुआ था, वहां रहता था। वहां से उसको पिक करके सिंध में जमीनें दी गई उसको। ये फ्यूचर प्लानिंग थी अंग्रेज की। सिंध में, पंजाब में वो लोग लाए गए जो अंग्रेजों के सदियों से गुलाम थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी है आज, ये सब। तो जूनागढ़ के नवाब के दीवान भुट्टो ने सितंबर 1947 में जिन्ना को एक्सेशन ट्रीटी दी कि हम आपके साथ एक्सिट करते हैं। तो जूनागढ़ रियासत के मांगरोल और कुछ ताल्लुका ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हम हिंदू मेजोरिटी हैं। उन्होंने एक्सेशन कर दी इंडिया के साथ। तो फिर उनको जब गिरफ्तार किया नवाब ऑफ जूनागढ़ ने, तो फिर इंडिया की फौज आई और जूनागढ़ का कंट्रोल हासिल किया और भुट्टो और नवाब जूनागढ़ को भागना पड़ा पाकिस्तान।
और ये भाग के पाकिस्तान चले गए। ये सारी चीजें थी। जिन्ना ने सारी जिंदगी एक बड़ा लीडर बनने के लिए, कायदे आजम बनने के लिए ये सब चीजें की, लेकिन नवाब, जागीरदार और पाकिस्तान की मुसलमान फौज ने उनका यूज किया, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी में काबिलियत है, इसको आगे बढ़ाओ। इसी की लीडरशिप में इसको झाड़ पे चढ़ा चढ़ा के इसी को कायदे आजम बना दिया। और हालांकि लोग कहते हैं कि गांधी जी ने इसको कायदे आजम का खिताब दिया था, लेकिन 11 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह पहला बिल पेश किया कि कायदे आजम इनका टाइटल होना चाहिए। इस तरह ये कायदे आजम बन गए, जैसे एक उधर महात्मा बन गए। ये सब अपनी लीडरी बनाने के चक्कर में थे। क्यों कि जब जंग अजीम शुरू हुई 1939 में, चैम्बरलिन ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को के घुसने का ऐलान किया, तो ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया ने भी बगैर किसी कांग्रेस या किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लिए बगैर ऐलान कर दिया कि इंडिया इज इन वर्ल्ड वॉर 2। कांग्रेस ने स्ट्रिक्टली मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं, हम कैसे जाएंगे इस जंग में, ये हमारी जंग थोड़ी है, पहले तुम हमारा फैसला करो। लेकिन जिन्ना ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने अंग्रेज के साथ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहां पे कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब सत्याग्रह की मूवमेंट हुई और क्विट इंडिया की मूवमेंट शुरू की कांग्रेस ने, तो कांग्रेस की सारी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया। 1937 के जो इलेक्शन थे उसमें मुस्लिम रिजर्व सीट्स पे मुस्लिम लीग को कोई सीट नहीं मिली, बुरी तरह से इलेक्शन हारी। 2-4 इधर 2-4 इधर, एक आध इधर, ऐसे इनको सीटें मिली। NWFP वगैरह में तो इनको कुछ भी नहीं मिला। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस की सारी लीडरशिप जेल में थी, तो जिन्ना ने अंग्रेज के साथ भी पेंगें बढ़ाई और आम मुसलमान को इस हद तक कन्विंस कर लिया कि इस इंडिया में अब हमारा गुजारा नहीं। गुजारा ना होने की वजह यह नहीं थी कि इनको कोई डर था प्रोसिक्यूशन का। मसला यह है कि ये सदा से हिंदुस्तान में रूलिंग ओलिगार्की रहे हैं, रूलिंग क्लास रहे हैं मुसलमान। ये अब कैसे रह सकते थे? अंग्रेज के दौर में भी मुसलमान को, ये रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड में एक तकरीर की थी किसी लॉर्ड ने, उसने कहा था जंग अजीम के दौरान कि मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों से बना के रखो, क्योंकि ये अगर वायलेंस पे उतर आए तो हमारे लिए मामला बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इनको कभी हिंदुओं से खतरा नहीं रहा। तो अंग्रेज ने भी अपने पूरे दौर में मुसलमानों को प्रायोरिटी दी और उनको ज्यादा चांसेस दिए। यही वजह थी कि दूसरी जंग अजीम में मुस्लिम लीग टोटल सपोर्ट करती रही कांग्रेस उसको, ब्रिटिश फौज को, और कांग्रेस की लीडरशिप जेल में चली गई थी। जंग अजीम के बाद जब एटली ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने आजादी का ऐलान किया, तो कांग्रेस थक चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस जी की इंडिया आर्मी और जो मूवमेंट थी, उससे अंग्रेज भी बहुत डर गया था कि कहीं एक हिंदुस्तान ना छोड़ना पड़े, और जिस तेजी से वो जा रही थी। और 1960 में नेहरू जी ने भी एक खिताब में कहा था कि हम उस वक्त थक इतने चुके थे हिंदुस्तान की आजादी के लिए कि हमें जब जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए वो कहा, डिमांड रखी, तो हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के हासिल कर लिया और हमने कहा कि वंस एंड फॉर ऑल चलो आजाद तो हो जाएं। तो इस तरह जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान बनने के बाद जब 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम हिंदुस्तान से 7 अगस्त को पहुंचते हैं मुंबई से कराची, उसके बाद इनका सेरेमोनियल रोल रह गया। हालांकि पावर सारी गवर्नर जनरल की थी, लेकिन इनको बस मकसद पूरा हो गया जागीरदारों का, नवाबों का, जो हिंदुस्तान से भी जो नवाब उठ के आए थे, लियाकत अली खान और ये सब, इन सब का मकसद पूरा हो गया। इन्होंने कहा अब इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। टीबी के मरीज थे कई सालों से, लंग कैंसर थी, इन्होंने कहा इनको क्वेटा भेज देते हैं, क्योंकि वहां हिल स्टेशन है, कराची की आबोहवा अच्छी नहीं है। इलाज नहीं करा रहे। पाकिस्तान में उस वक्त कराची और लाहौर 2 ऐसी जगहें थी जहां पे बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलतें हासिल थी, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार के एरिया ऑफ वर्क थे। इनको भेज दिया क्वेटा, क्वेटा से जियारत, ये उधर ही ज्यादातर 1 साल रहे हैं गवर्नर जनरल। ये उस 1 साल में ज्यादातर इनको उधर ही रखा गया, एक आध डॉक्टर के साथ इनको उधर रख दिया था, कोई इलाज नहीं हो रहा था। अब जान छुड़ाने वाली बात हो रही थी कि किस तरह इनसे जान छुड़ाई जाए,
क्यों? इसलिए कि सबसे पहले तो इन्होंने आके बम ये फाड़ा 11 अगस्त 1947 को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास था। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब करते हुए ये कहा कि आज से वो मसला खत्म हो गया टू नेशन थ्योरी का। आज से तुम सब आजाद हो अपने मंदिर में जाने के लिए, अपने चर्च में जाने के लिए, अपनी मस्जिद में जाने के लिए, अपनी इमाम बारगाह में जाने के लिए। तुम इस मुल्क के बराबर शहरी हो, चाहे तुम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। अब जो वो डिजाइन्स थी वो उनकी गिरना शुरू हुई। फिर दूसरा, कायदे आजम ने जो सरकारी मीटिंगों में अयूब खान, जो कि पाकिस्तान का पहला पाकिस्तानी आर्मी चीफ था, क्योंकि जब आजादी मिली 47 में तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मी के चीफ अंग्रेज थे। यही वजह है कि 1948 में जब 1947 में अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला किया था इंडिया की रियासत कश्मीर के ऊपर, तो उसमें यही वजह है कि कायदे आजम ने ग्रेसी को कहा था कि जनरल ग्रेसी तुम कश्मीर में हमला कर दो। तो उसने कहा नहीं, कश्मीर तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, मैं वहां पे फौज नहीं भेजूंगा। तो इसीलिए फिर भगोड़े फौजियों को और कबायलियों को जमा करके कश्मीर भेजा गया था। ग्रेसी के बाद जब अंग्रेज सरकार खत्म हुई और सारा कुछ हो गया, तो इसके कुछ सालों बाद जब पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ अयूब खान बना था, तो अयूब खान के बारे में रिकॉर्ड पे कायदे आजम के स्टेटमेंट्स हैं कि इस आदमी को भगाओ। बल्कि कायदे आजम ने अयूब खान का ट्रांसफर भी दूर इलाकों में कर दिया था। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि इस आदमी के पॉलिटिकल डिजाइन है और ये पॉलिटिक्स करना चाहता है, और आर्मी का काम, कई तकरीरें मौजूद हैं कि आर्मी का काम सिर्फ पाकिस्तान की बॉर्डर्स की हिफाजत है। हाउ द गवर्नमेंट इज रनिंग, इट इज सिविलियंस जॉब। ये चीजें इन लोगों को पसंद नहीं थी, जागीरदारों को, मुल्लाओं को और आर्मी को। 10 कायदे आजम वो स्किल्ड, क्योंकि ये मर्डर है, ना उनका इलाज कराया गया ना कुछ, और उनको भेज दिया जियारत में। उनका यह हाल है कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का प्लेन आता है और कोई लेने तक नहीं आता, और एक टूटी फूटी एम्बुलेंस दी जिसमें रास्ते में पेट्रोल भी खत्म होता है और खराब भी हो जाती है। ये सब चीजें साजिश की तरफ हैं। ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया गया। इनकी बहन फातिमा जिन्ना को 1964 तक गुमनामी में रही और कोई पब्लिक उनको इजाजत नहीं थी आने की। 64 में सारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने अयूब खान की डिक्टेटरशिप से तंग आके इनको बोला कि आप 64 के इलेक्शन में हिस्सा लें, और ये यूनाइटेड कैंडिडेट थी अगेंस्ट अयूब खान। और अयूब खान ने ये फातिमा जिन्ना, जो जिन्ना की बहन है, जिन्ना जिसने हिंदुस्तान तोड़ा, उसकी बहन इज फर्स्ट रॉ एजेंट ऑफ पाकिस्तान। फातिमा जिन्ना को अयूब खान ने इंडियन एजेंट करार दिया था, और एक कुतिया डॉग के गले में उनका इलेक्शन सिंबल था लालटेन लैंप। वो कुतिया के गले में लैंप लटका के अयूब खान की पार्टी घुमाती थी कि ये है आपकी फातिमा जिन्ना। ये हुआ है पाकिस्तान बनाने वाले लोगों के साथ। लियाकत अली खान को 1951 में, क्योंकि कायदे आजम के बाद वही एक रुकावट रह गए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 1951 में आर्मी की परेड में वो तकरीर कर रहे हैं और उनको वहां मार दिया जाता है, उनके कातिल को भी मार दिया जाता है। खत्म कहानी। पाकिस्तान बनाने के लिए जिन लोगों की जरूरत थी उनका बेदरज इस्तेमाल करने के बाद इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। दिस इज व्हाट हैपेंड विद जिन्ना। जिन्ना ने एक काबिल आदमी था, एक काबिल वकील था, लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ अपनी लीडरशिप के लिए, अपने आप को अमर करने के लिए उसने हिंदुस्तान के टुकड़े किए। अदरवाइज अगर उसको मुसलमानों का इतना ख्याल था तो उसका अपनी पर्सनल जिंदगी में तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। हिंदू दादा बाप खोजा इस्माइली, ये खुद खोजा इस्माइली पैदा हुए थे, बाद में असनाशी हो गए, फिर शिया हो गए, और फिर मरने के बाद कई मुल्लाओं ने फतवे दे दिए कि नहीं वो तो सुन्नी है। इवन अभी रिसेंटली अदालतों में कई केसों में जब कायदे आजम के मजहब का बात आती है तो अदालतों की रूलिंगों में मौजूद है कि अब उनको सुन्नी लिखा जाता है अदालतों में। ये खिलवाड़ हो रहा है मजहब के नाम पे इस मुल्क में। तो अभी तक तो उनका मजहब आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर तो वो शिया हैं तो सुन्नियों के लिए काफिर हैं, अगर तो वो सुन्नी है तो शियाओं के लिए काफिर हैं।
तो मजहब से इनका अपना दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इनके मरने के बाद अदालत में पिटीशन दायर की थी इनकी बहन फातिमा जिन्ना ने कि कायदे आजम की विल जो है ना वो शिया शरिया के तौर पे यूज की जाए और डील की जाए। तो इस्लाम से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था, मुसलमानों का एज सच इनको कोई वो नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक लीडरशिप के लिए करते रहे और जब बन गया पाकिस्तान तो ही वॉज ए वेरी डिसअपॉइंटेड मैन, क्योंकि जैसा पाकिस्तान वो चाहते थे वैसा उनको मिला नहीं। ईस्ट पाकिस्तान 1000 माइल दूर, बीच में कोई रास्ता नहीं। कश्मीर, ये हमेशा कहते थे कि मेरी जेब में पड़ा हुआ सेब है, कश्मीर इनके हाथ से निकल गया। जूनागढ़, हैदराबाद, तो जो ख्वाब थे ना वो पूरे नहीं हुए। और जब पाकिस्तान आए तो देखा कि इनके पास हिस्से में कौन लोग आए, सारे जागीरदार, सारे अंग्रेजों के गुलाम, गद्दार फौज। डिसअपॉइंटेड थे और शायद उन्होंने फिर खुद भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया सरकारी कामों में और अपनी सेपरेट लाइफ गुजारते रहे। तो ये मैं समझता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना का मर्डर हम सबके लिए एक लेसन है कि कभी अपने देश के खिलाफ गद्दारी ना करो, कभी अपने देश के खिलाफ गद्दारी ना करो। उस देश जिसने तुम लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा किया। पाकिस्तानियों के लिए तो वो कायदे आजम हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई उनको पसंद करता हो। बहुत शुक्रिया आप सबके सपोर्ट, मोटिवेशन और फीडबैक का इंतजार रहता है। आप लोगों की मोटिवेशन इज द बिगेस्ट सपोर्ट दैट आई गेट। और पता भी चलता है अपनी कमजोरियों का, अपनी खामियों का। थैंक यू वेरी मच।